बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 9 फ़िज़िक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 है डायनामिक्स और न्यूटन्स का फ़र्स्ट लॉ ऑफ मोशन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा, वीडियो के बारे में आपको मैं ये बता दूं कि क्या क्या आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इनर्शिया डिस्कस करेंगे, बाद में हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे इसका, न्यूटन के फर्स्ट लॉ का, और फिर हम स्टेटमेंट और उसके बाद एग्जांपल्स होंगी। टोटल 7 एग्जांपल्स हैं और फिर मैं आपको बाय वीडियो के ज़रिए से मतलब प्रैक्टिकल करके जो है लॉ को जो है समझाने की कोशिश करूँगा। जो जो इसके फैक्ट्स हैं, जो इससे रिलेटेड बातें हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद फिर हम सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन 3 और 4 उनका आंसर जो है वो डिस्कस करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ इनर्शिया? क्योंकि न्यूटन न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो पहले आप समझें कि व्हाट इज़ इनर्शिया। तो इनर्शिया जो है एक प्रॉपर्टी है, देखें, मैटर की जो है प्रॉपर्टी है ये, जिसकी वजह से मैटर क्या चाहता है कि वो अपनी जो भी स्टेट है वो उसमें चाहता है कि कोई चेंज ना आए। यानी वो चाहता है कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहे, और अगर वो मूव कर रहा है तो वो चाहता है कि वो मूव करता रहे। ठीक है, यानी वो चाहता है कि जो भी उसकी स्टेट है वो उसमें कोई चेंज ना आने दे, उसकी ये ख्वाहिश होती है। तो इनर्शिया जो है उसका ताल्लुक़ होता है मास से। जितना ज़्यादा मास होगा, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मैटर होगी, मास कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर को, और इसे मेजर किया जाता है केजी में, किलोग्राम इसका यूनिट होता है, एसआई यूनिट। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इनर्शिया होगा। इनर्शिया इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ग्रेटर विल बी द मास, ग्रेटर विल बी द इनर्शिया। अब न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैंने आप ब्रीफली दिया हुआ है। इन 1687 न्यूटन पब्लिश्ड हिज लॉज ऑफ मोशन, यहाँ से ये रब हो गया शायद। तो इन 1687 न्यूटन पब्लिश हिज लॉज ऑफ मोशन इन लैटिन लैंग्वेज इन हिज बुक फिलोसफी नेचुरलिस्ट प्रिंसिपिया मैथमेटिका। तो ये लैटिन लैंग्वेज में बुक थी, तो वही उसी मतलब लैटिन में ही है ये टाइटल, और इसका मीनिंग जो इंग्लिश में बनता है वो ये है, द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फ़िलासफ़ी। तो प्रिंसिपिया के नाम से उसकी जो बुक जो है ये मशहूर है, और लैटिन लैंग्वेज में इसकी ये बुक थी। ये लॉज वगैरह जितने भी हैं सब लैटिन लैंग्वेज में थे, तो ये बाद में जो है ट्रांसलेट वगैरह इनको किया गया है। तो ये इसका जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। 1687 में जो है इसने न्यूटन ने ये पब्लिश किए थे अपने तीनों लॉज। और इससे पहले जो काम कर रहा था बंदा इसके ऊपर लॉज ऑफ मोशन पर, वो था गैलीलियो। ठीक है, और बाद में फिर उसके काम को इसने न्यूटन ने जो है फर्दर आगे बढ़ाकर, मतलब उसमें जो रिफाइनमेंट हो सकती थी, करेक्शन हो सकती थी, और उसके बाद इसने फिर लॉ जो है वो सजेस्ट किया। तो स्टेटमेंट है लॉ की, अ बॉडी वांट्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। एक बॉडी जो कि रेस्ट में है वो ये चाहती है कि वो रेस्ट में ही रहे, और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और जो यूनिफॉर्म मोशन में है ऑब्जेक्ट वो ये चाहता है कि वो मूव करता रहे, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। और ये ऐसा उस वक्त तक होता रहेगा जब तक कि कोई बाहर से कोई फ़ोर्स उस पर एक्ट ना करे, इजाफी फ़ोर्स जो है उसके ऊपर एक्ट ना करे, तब तक जो है वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहता है। ठीक है, और यही चीज़ हमने पढ़ी थी इनर्शिया में, कि इनर्शिया जो है वो एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी जो स्टेट है उसकी चेंज होने में जो क्या करता है, रेजिस्ट करता है। यही वजह है कि इसे जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो दो बातें हैं इसमें, कि एक बॉडी जो है वो अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। और दूसरे पार्ट में ये कह रहा है कि अगर बॉडी कोई मोशन में है, मूव कर रही है, तो वो ये चाहती है कि वो मूव ही करती रहे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं। तो अब देखें इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। तो एग्जांपल नंबर 1 में देखें, अ बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल रिमेन्स एट इट्स प्लेस अनलेस समवन पिक्स इट बैक। यानी एक किताब जो कि मेज़ के ऊपर रखी हुई है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है रेस्ट में है, तो आप देखते हैं जब तक कि हम उसे उठाएं नहीं, उसकी जगह चेंज ना करें, वो ख़ुद से अपनी जगह कभी भी चेंज नहीं करता। ठीक है, अच्छा, कुछ हल्के फुल्के ऑब्जेक्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल पेपर रखे हुए हैं जनाब टेबल के ऊपर, अब आपने फ़ैन ऑन किया, फ़ैन ऑन होते के साथ ही क्या हुआ, पेपर उड़ना शुरू हो गए। तो यकीनन जनाब वो जो एयर ब्लो हुई है, उसने एयर ने जो है फोर्स लगाई है उन पेपर्स के ऊपर, तभी वो उड़े हैं। अदरवाइज़ खुद ब खुद से कुछ नहीं होता, फोर्स लाजमी चाहिए चीज़ों को अपनी जगह मूव करने की, जो है चेंज करने के लिए। तो नंबर 2 देखें, व्हेन यू पुट अ बैग नेक्स्ट टू अस द बैग स्लाइड्स फॉरवर्ड ऑफ द सीट व्हेनेवर द बस स्टॉप सडनली।
तो अगर हम क्या करें, एक बैग जो है हम अपनी सीट पे, जो हमने बराबर वाली सीट पर बैग रख दिया है और हम बैठे हुए हैं और बस जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब अगर अचानक से बस रुक जाती है, ठीक है ना, तो क्या होगा, बैग जो है वो स्लाइड करेगा सीट से और नीचे गिर जाएगा या आगे की तरफ जाएगा। तो दिस हैपेंस बिकॉज द बैग इज़ ऑन मूविंग बस एंड व्हेन द बस स्टॉप सडनली द बैग ड्यू टू इट्स इनर्शिया वांट्स टू कंटिन्यू इट्स मोशन। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैग जो है उसका इनर्शिया है, उसमें मास मौजूद है। तो इसलिए जब अचानक से बस रुक जाएगी तो जो इनर्शिया है बैग का, वो ये चाहेगा कि जो बैग है वो मूव करता रहे, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में मूव करता रहे। तो यही वजह है कि वो आगे की तरफ खिसक जाएगा, फिसल जाएगा, स्लाइड होगा। अब देखिए नंबर 3 है, व्हेन अ बस स्टार्ट्स मूविंग द पैसेंजर्स फील अ बैकवर्ड जर्क। तो जब भी जो है कार में या बस में आप बैठे हुए हों और अचानक से वो स्टार्ट हो जाती है तो आपको एक झटका सा लगता है, एक जर्क लगता है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि लोअर पार्ट जो है आपकी बॉडी का, जिस जो सीट पे आपका रखा हुआ है लोअर पार्ट, और आपकी जो लेग्स हैं वो उसके फ्लोर पर मौजूद हैं और फ्रिक्शन की वजह से जो है वो अपनी जगह पर कायम रहती हैं। लेकिन आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो रेस्ट में रहना चाहता है, क्योंकि वो पहले वो रेस्ट में था, लेकिन अचानक से जो है गाड़ी कार या बस जो है वो मूव करना शुरू हो गई है। तो इसलिए जो है वो आपका जो पार्ट है वो चाहता है कि वो नीचे वाला जो आपका पार्ट है वो मूविंग पोजीशन में है, उनके मोशन में है, जबकि ऊपर वाला पार्ट जो है वो जो है रेस्ट में होता है। तो इसीलिए जो है आपकी जो बॉडी है उसे झटका जो है वो महसूस होता है, ठीक है। तो नंबर 4 देखें अब, अ बॉल मूविंग ऑन अ ग्राउंड स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड। अब जहन में ये सवाल आ सकता है कि एक बॉल जो है वो हमने ग्राउंड पे फेंकी या हिट लगाई किसी बैट्समैन ने, अब वो कुछ दूर सफ़र करती है और ट्रैवल करती है और उसके बाद जाके जो है वो रुक जाती है। तो अब कोई ये सवाल कर सकता है कि जनाब न्यूटन ने तो कहा था कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है वो मूवमेंट में ही रहेगा, वो हमेशा मूव करता ही रहेगा। तो यहाँ पर जनाब साथ में उसने ये भी कहा है कि जब तक कि कोई फोर्स एक्ट ना करे उसके ऊपर। तो यहाँ जो फोर्स एक्ट करती है, जो बॉल की मोशन को रोक देती है, वो है कौन सी फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, जो ग्राउंड की वजह से है। तो ये ग्राउंड की जो रफनेस है और जो उसकी वजह से जो रगड़ की जो फोर्स है ये पैदा होती है, जो बॉल को मूव करने से या जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी सरफेस पर, तो फ्रिक्शन जो है उसको क्या करती है, अपोज करती है मोशन को। अब उसके बाद देखें नंबर 5, अ सैटेलाइट इन द स्पेस कंटिन्यूसली मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड बिकॉज देयर इज़ नो एयर और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं ऑर्बिट के अंदर, तो सैटेलाइट जो है वो कंटिन्यूसली जो है ऑर्बिट कर रहा होता है अर्थ के अराउंड और कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो ऐसा क्यों मुमकिन है, क्योंकि वहाँ पर एयर, ना तो एयर है, स्पेस है, क्योंकि वो ना वहाँ पर एयर है, ना ही किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन है जो एयर की वजह से होती है, एयर रेजिस्टेंस होती है। तो इस तरह का कोई तस्वुर नहीं है, ना ये फ्रिक्शन है ना ही एयर की रेजिस्टेंस है। तो इसलिए जो है क्या होता है, वो ईज़िली कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या करती है, मूव करती रहती है सैटेलाइट। सिमिलरली जो मून है, जो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है कई सालों से, तो उसका भी रीज़न यही है कि द मून इज़ कंटिन्यूसली मूविंग अराउंड द अर्थ विद अ कांस्टेंट स्पीड बिकॉज देयर इज़ नो फ्रिक्शन और एयर इन द स्पेस। इसी तरीके से जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं सूरज के गिर्द, उनका भी यही रीज़न है, हालांकि उसमें कोई इंजन वगैरह हमने कुछ भी नहीं लगाया हुआ, ठीक है ना। तो यही वजह है कि प्लैनेट्स हैं या जो मून है उसकी जो मूवमेंट की वजह है कि वो इतने सालों से मूव किए जा रहे हैं, वो यही वजह है कि वहाँ पे किसी किस्म की कोई एयर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। तो इसलिए जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। प्लैनेट जो है वो अराउंड द सन मूव करते रहते हैं और मून जो है वो अराउंड द अर्थ मूव करता रहता है। और इसके अलावा दीगर जो प्लैनेट्स हैं उनके भी मून हैं, तो वो अपने अपने प्लैनेट के अराउंड मूव करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने जैसे कि आपको कहा था कि मैं जो है वो वीडियो की फॉर्म में आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाऊंगा, जिनसे जो है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए जनाब अब देखते हैं वो सब एक्सपेरिमेंट्स। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट जो है लॉ का, कि अ बॉडी विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेट जो है रेस्ट वाली स्टेट उसको जो है वो चाहता है कि कंटिन्यू करे। तो इसके लिए हमने लिए हैं 4 1 रुपी कॉइन्स, ठीक है ना। और हम इसको जो है फिर ब्लो करेंगे किसके ज़रिए से, विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो रूलर से जब मैं इनको ब्लो करूँगा
तो जो नीचे वाला कॉइन है जिसे मैं ब्लो करूँगा वो मूव कर जाएगा, लेकिन जो ऊपर वाले कॉइन्स हैं वो स्टेशनरी पोजीशन में रेस्ट में ही रहेंगे। ठीक है, तो ये देखें हमने सेट किया कॉइन्स को और ये हमने ब्लो किया। तो देखें ये नीचे वाला जो कॉइन है वो मूव हुआ, जबकि ऊपर वाले कॉइन जो है वो स्टेशनरी हैं। अब इसी तरीके से हम जो रिमेनिंग है उनको भी इसी तरह से ब्लो करेंगे। तो ये देखें 1 बाय 1 सारे मूव हुए, लेकिन ऊपर वाला जो है वो रेस्ट में रहता है। तो अब ये सेकंड जो एक्टिविटी है इसमें भी हमें कुछ इसी तरह का स्टडी करना है। तो ये हम अभी हमने जो है वो फोर्स अप्लाई की इसमें अपवर्ड, और बहुत ईजी आसानी से मैंने जो है एक जो है फोर्स अप्लाई की, और जो वेट था बुक का वो डाउनवर्ड था। ठीक है, तो बुक जो है वो इजीली जो है ऊपर उड़ गई, यानी कि धागा जो है वो टूटा नहीं। लेकिन अगर हम यही काम एक झटके से करेंगे, विद द जर्क करेंगे, तो धागा क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे कि देखें इस तरह से, देखें फ़ौरन से धागा जो है वो टूट गया है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो बुक है उसका क्योंकि मास है तो उसका इनर्शिया है। तो जब हम उसे अचानक से जो है वो चेंज करने पर मजबूर करेंगे उसकी स्टेट को, तो वो क्या करेगी, वो इस चीज़ को रेजिस्ट करेगी, और यही वजह है कि जो धागा है वो टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है देखें न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो वेरीफाई हो गया। तो अब है हमारे पास तीसरी एक्टिविटी, और इसमें एक जो है मैंने रुमाल ले लिया है जिसको मैंने बिछा दिया है, और उसके ऊपर मैंने एक जो है बुक रख दी जिसका इनर्शिया है। तो अगर मैं इसको यूनिफॉर्मली इजीली जो है वो जेंटली फोर्स उस पर अप्लाई करता हूँ तो वो आसानी के साथ जो है वो क्या होती है, मूव होती है। लेकिन अगर मैं उसको विद जर्क एक झटके के साथ अचानक से खींचता हूँ उस कपड़े को, तो रेजिस्ट करती है वो इसके ख़िलाफ़ किताब। और हम जो है ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो रुमाल है वो तो नीचे से निकल जाता है, लेकिन किताब अपनी ही जगह पर जो है वो मेंटेन रहती है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती। तो यहाँ पे भी देखें आपने जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो वेरीफाई होते हुए देखा है। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है इसमें हम स्टडी करेंगे न्यूटन लॉ का सेकंड पार्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यू करना चाहता है अपनी मोशन को। तो इस एक्टिविटी में जो है हमने 2 पाइल्स ले लिए हैं, यानी कॉइन्स लिए हैं। 1 रुपये कॉइन्स हैं एक तरफ, जिनका इनर्शिया कम है, हल्के होते हैं, वो लाइट होते हैं, और एक तरफ हैं 5 रुपये कॉइन्स जो कि हैवी होते हैं, तो उनका इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो अब जब मैं बुक को मूव करूँगा और फिर अचानक से उसको रोक दूँगा, तो फिर आपने देखना है कि जो है वो बिहेवियर कैसा है इन दोनों का। तो हमने जनाब यहाँ पे मूव किया इसको, और ये देखें तो ये जो हैवी पाइल था 5 रुपये पाइल, वो उसका इनर्शिया ज़्यादा था तो वो गिर गया है, जबकि जो 1 रुपये वाले कॉइन्स थे उनका इनर्शिया कम था, तो वो जो हैं वो अपनी स्टेबल पोजीशन में मौजूद हैं, वो नहीं गिरे हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें भी हमें कुछ इसी तरह का जो है वो ऑब्ज़र्व करना है। तो इस एक्टिविटी में हम ले रहे हैं जनाब 3 बुक्स, और जिसमें से एक का जो है वो इनर्शिया कम है, और जो ऊपर जो ब्लू कलर की जो बुक है उसका इनर्शिया ज़्यादा है। अब जो ब्लू वाली बुक है वो थोड़ी मतलब स्लिपरी है, यानी उसमें फ्रिक्शन कम है, और जो नीचे फिज़िक्स की बुक है वो उसकी जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा है। ठीक है, और नीचे जो सबसे बुक है उसको मैं मूव करूँगा। ठीक है ना, तो जब नीचे वाली बुक को मैं मूव करूँगा और सिर्फ फिज़िक्स की बुक में रख के उसको मूव कर रहा हूँ, तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है और उसका इनर्शिया भी कम है। तो इसी वजह से यही वजह है कि उसकी जो मोशन है वो हमें कम ऑब्ज़र्व हो रही है, जबकि जो ब्लू वाली बुक है उसका इनर्शिया ज़्यादा है, तो इसीलिए जो है वो उसमें जो मोशन है वो हमें थोड़ी उसके पहले के मुकाबले में ज़्यादा महसूस हो रही है। अब जो तीसरा हमने जो परफॉर्म किया है उसमें मैंने क्या किया, ब्लू बुक को नीचे कर दिया क्योंकि उसकी स्मूथ सरफेस है, तो इसलिए जो है उसमें फ्रिक्शन कम हो गई है, और अब दोनों बुक को यूज़ किया है तो इनर्शिया वही है जितना पहले था। तो यही वजह है कि इस बार जो है वो मोशन थर्ड टाइम में जो है वो मोशन क्या हो रही है, सबसे ज़्यादा हमें ऑब्ज़र्व हो रही है। ठीक है, बट फाइनली क्योंकि फ्रिक्शन मौजूद है तो इसलिए ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मोशन को, यानी बुक्स जो है वो अपनी मोशन को कंटिन्यू नहीं रख पाती हैं, बल्कि फाइनली स्टॉप हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हम जो है वो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन जो है उनका आंसर करते हैं। जी, तो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करने हैं हमें अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द रीज़न दैट यू एक्सपीरियंस अ जर्क whenever द स्कूल बस स्टॉप्स ऑल ऑफ अ सडन। यानी अचानक से अगर बस जो है स्कूल बस वो रुक जाती है तो हमें एक झटका जो है वो महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है, रीज़न बताना है। तो व्हेन वी आर सिटिंग इन अ मूविंग बस, अगर हम एक मूविंग बस में बैठे हुए हैं, आर होल बॉडी इज़ मूविंग विद इट, तो हमारी पूरी बॉडी जो है उस बस के साथ मूव कर रही है मोशन में। अब अगर बस अचानक से क्या होगी, रुक जाएगी, व्हेन द बस स्टॉप सडनली, तो आर लोअर पार्ट अटैचड विद द बस स्टॉप्स बट अपर वांट्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन, क्योंकि हमारा
जो नीचे जो मतलब हम बैठे हुए हैं सीट पर, तो फ्रिक्शन की वजह से हम उस पर जो है वो फिक्स रहते हैं, उसमें हमारे पाँव भी, लेग्स भी फिक्स रहती हैं। लेकिन जो हमारा ऊपर का हिस्सा है वो जो है चाहता है कि इनर्शिया की वजह से, क्योंकि उसका इनर्शिया है, तो वो ये चाहता है कि अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखे जो पहले से जो है बस की वजह से उसके पास मौजूद है। तो यही वजह है कि जब अचानक से बस रुकती है या कार रुकती है तो हमें एक झटका महसूस होता है और हम आगे की तरफ जो है वो गिरते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, सेल्फ असेसमेंट। वाई इट इज़ डेंजरस टू जंप फ्रॉम अ मूविंग बस। अब मूविंग बस से जो है छलांग लगाना क्यों ख़तरनाक है? तो इट इज़ डेंजरस टू जंप फ्रॉम अ मूविंग बस बिकॉज आर बॉडी इज़ मूविंग विद द बस, एंड इफ़ वी जंप देन our body will want to continue to move, यहाँ body आएगा, our body will want to continue to move with the same speed as the bus, while our legs when touch the ground will be stopped suddenly, hence there is a chance that we may fall in the direction of motion of the bus। यानी क्या हो क्या रहा है, मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ आपको कि हमारी जो बॉडी है वो बस के साथ जो है मोशन में है। अब अगर हम अचानक से जंप करेंगे और हमारी जो लेग है वो ग्राउंड को टच करेगी, तो लेग्स तो जो है फ्रिक्शन की वजह से ग्राउंड से अटैच होने के बाद वो उनका ये होगा कि वो चाहेंगे कि वो रेस्ट में आ जाए। लेकिन हमारा जो अपर पार्ट है वो उसकी स्पीड वही होगी जो बस की स्पीड थी जिससे हमने जंप लगाई है। तो अपर पार्ट हमारा जो है वो चाहेगा कि वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखे, और यही वजह है कि हम आगे की तरफ जो है मूव करते हैं। और यही वजह है कि जब आप बस से उतर रहे होते हो, मूविंग बस से अगर हल्की फुल्की मूव कर रही है, तो आपकी कोशिश ये होती है कि उतरते के साथ ही फ़ौरन रुको नहीं, बल्कि आप आगे की तरफ मूव करके उतरते हैं और थोड़ा सा मतलब रन करते हो या चलते हो, ताकि जो है वो जर्क जो है आपको फील ना हो। ठीक है, तो उम्मीद है जनाब न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको जो है वो अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में जनाब इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।